अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज का हमारा जो लेक्चर है चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस से ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो डियर स्टूडेंट, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स की दो कैटेगरी होती हैं, लेकिन उन कैटेगरीज को पढ़ने से पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन ऑस्मो रेगुलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसकी डेफिनेशन नोट करनी है कि ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली इज द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर इंटरनल salt and water concentrations, जिसको हम ओवरऑल ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम देते हैं, इन अ सेल। ये जो वाटर और साल्ट्स की मेंटेनेंस है वो सेल के अंदर भी हो सकती है और इन द बॉडी, या वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी हो सकती है। तो इस मेंटेनेंस को, जो वाटर और साल्ट्स की मेंटेनेंस है सेल और बॉडी के अंदर, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिज्मिक बॉडी फ्लूइड्स का नाम देते हैं, उसकी मेंटेनेंस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है इसको फिर डिटेक्ट किया जाता है ऑस्मो रिसेप्टर्स के जरिए। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर हैं जो डिटेक्ट द चेंज इन वाटर एंड सॉल्ट्स। तो वाटर और सॉल्ट्स में अगर बॉडी के अंदर को चेंज आता है तो ऑस्मो रिसेप्टर्स फिर उसको डिटेक्ट करते हैं, ताकि होम्योस्टेसिस जो है ऑर्गेनिज्म के वाटर कंटेंट की वो मेंटेन की जा सके। और इसका मकसद एक ही है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस जो ना वो हो जाए। स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके जो सेल्स हैं उनको एक क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर और सॉल्यूट्स चाहिए होता है। और अगर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर और सॉल्यूट्स जो है वो अगर ना मिल सके तो फिर बॉडी के अंदर इरेगुलरिटीज हो सकती हैं। जैसे कि किसी भी एनिमल का जो सेल होता है उसके अंदर वाटर जो है वो कंटिन्यूसली उस सेल को लीव कर रहा होता है, या वाटर उस सेल के अंदर एंटर हो रहा होता है। तो इस वाटर की रिलीजिंग, लीविंग और एंट्री के दौरानिए में सेल के अंदर वाटर और सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है उसको बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होता है। अब जो एक सेल है वो अपने अंदर वाटर और साल्ट्स को मीन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, साल्ट्स इन सॉल्यूशन, उसको मेंटेन करते हैं टू कीप द बॉडी फ्लूइड फ्रॉम बिकमिंग टू डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड, कि कहीं बॉडी का फ्लूइड बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड ना हो जाए या फिर बॉडी का जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड ना हो जाए। डाइल्यूटेड मीन हाइपोटोनिक कंडीशन ना हो जाए, या कंसंट्रेटेड मीन हाइपरटोनिक कंडीशन ना हो जाए। तो आपको पता है कि बॉडी के नॉर्मल फंक्शन या होम्योस्टेसिस के लिए फिर आइसोटोनिक कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस मकसद के लिए जो एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर कंसंट्रेशन को, जो ऑस्मो की जो चेंज होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर की जो चेंज है जिसको ऑस्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं,
फिर उसको रेगुलेट करना होता है। और ये जितना भी इसकी रेगुलेशन का प्रोसेस है, उस बेसिक प्रोसेस को हम आस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आस्मो रेगुलेशन के बाद कि आस्मो रेगुलेशन इन एनिमल जो है वो दो कैटेगरीज होती हैं। दो कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? जिनमें फर्स्ट कैटेगरी जिसको हमने पढ़ना है वो है आस्मो कन्फॉर्मर्स। आस्मो कन्फॉर्मर्स पहली कैटेगरी है, और सेकंड वन कैटेगरी जिसको हम यहाँ पढ़ेंगे वो है आस्मो रेगुलेटर्स। तो डियर स्टूडेंट, आपने एक चीज़ यहाँ याद रखनी है कि जो आस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं, आस्मो कन्फॉर्मर्स ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको अपनी बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलेट नहीं करना पड़ता। तो आपने याद रखना है आस्मो कन्फॉर्मर्स के लिए कि ये आस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसे एनिमल्स हैं। अब लिखना है द एनिमल्स which do not actively adjust their internal osmolarity are known as osmoconformers। कहने का मतलब ये है कि osmoconformers ऐसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं जो कि मैच करते हैं अपनी बॉडी ऑस्मोलैरिटी को अपने इन्वायरमेंट के साथ। मतलब आपने इतना याद रखना है कि ये जो एनिमल्स हैं इनके जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ये जो एनिमल्स हैं इनके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो आइसोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। जब आइसोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स होंगे इसके कंपेयर में, एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो इनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक इनके इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स भी आइसोटोनिक होते हैं। इसलिए इन एनिमल्स को अपनी बॉडी के अंदर फिर वाटर या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट साल्ट्स हैं उनको बैलेंस नहीं करना पड़ता। और इसमें हम मरीन इन्वर्टिब्रेट्स जस्ट लाइक क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स और हैग फिशेस का नाम जो ना वो पढ़ते हैं। तो ये वो एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी फ्लूइड्स या जिनके बॉडी फ्लूइड्स बाहर के इन्वायरमेंट की बनिस्बत आइसोटोनिक होते हैं। इसलिए इनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वे बॉडी के अंदर अपनी वाटर या साल्ट्स की कंडीशन को रेगुलेट करें। इसलिए हम इनको आस्मो कन्फॉर्मर्स का नाम देते हैं। अब सेकंड कैटेगरी जो हमारे पास है वो है आस्मो रेगुलेटर्स। नाम से जाहिर है, आस्मो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर एंड सैल्यूट्स बैलेंस, और रेगुलेटर्स मतलब बाकायदा बनाना, रेगुलेट करना। तो आपने याद रखना है कि जो आस्मो रेगुलेटर्स होते हैं फिर ये ऐसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स whose body fluid are whose body fluids are not isotonic। जब इनके बॉडी फ्लूइड्स आइसोटोनिक नहीं हैं, किसके मुकाबले में? नॉट आइसोटोनिक का मतलब ये है या तो इनका बॉडी फ्लूइड हाइपोटोनिक होगा, और हाइपोटोनिक अगर होता है तो देन ये रिमूव करेंगे एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी के अंदर,
और अगर बॉडी फ्लूइड, इसका जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड है वो अगर हाइपरटोनिक है, तो फिर ये अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे, रिमूव साल्ट्स और आयंस। तो साल्ट्स और आयंस को फिर ये रिमूव करेंगे अगर इनके बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो आइसोटोनिक नहीं होते हैं। तो अभी तक स्टूडेंट हमें ये पता चला कि एनिमल्स की ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे दो कैटेगरीज हैं। एक वो एनिमल्स हैं जिनके बॉडी फ्लूइड जो हैं वो आइसोटोनिक होते हैं और उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। और कुछ वो एनिमल्स हैं जिनके इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स आइसोटोनिक नहीं है। जब आइसोटोनिक नहीं होगा तो या तो वो हाइपोटोनिक इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स होंगे, हाइपोटोनिक होंगे तो रिमूव एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करेंगे। और अगर बॉडी का जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड है वो हाइपोटोनिक होगा तो देन रिमूव एक्स्ट्रा साल्ट्स एंड आयंस को ये अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे। तो हमारे पास ये अभी दो कैटेगरी जो हैं वो आई हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब हमने ये देखना है कि जो ऑस्मो रेगुलेशन है जिसमें हमने बात की ऑस्मो रेगुलेटर्स, तो इन ऑस्मो रेगुलेटर्स को फिर डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर, अब वो डिफरेंट इन्वायरमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें मरीन इन्वायरमेंट का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, इसके अलावा फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट का जिक्र होगा, इसी तरह ट्रस्टियल इन्वायरमेंट का जिक्र होगा। तो ये तीन इन्वायरमेंट हैं जस्ट लाइक अ मरीन इन्वायरमेंट। अब अगर हम बात करते हैं अपने पास मरीन इन्वायरमेंट्स की, तो मरीन इन्वायरमेंट्स में जो मरीन इन्वर्टिब्रेट होते हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं, लेकिन और इसी तरह जो हैग फिशेज होती हैं वो आपने याद रखने ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होती हैं। तो मरीन इन्वायरमेंट के अंदर वो एनिमल्स जिनको फिर अपनी बॉडी के अंदर से मटेरियल्स को मेंटेन करना पड़ता है उनको हम कार्टिलेजिनस फिशेस का नाम देते हैं। इसी तरह मरीन एनवायरनमेंट में हम बोनी फिशेस के बारे में जना वो पढ़ते हैं, और बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस, ये दो ऐसी फिशेस हैं जिनको मरीन फिश का भी नाम हम देते हैं। तो ये अपनी बॉडी के अंदर फिर जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट साल्टी वाटर होता है उसके अंदर ये अपनी बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को जो ना वो जो एक्स्ट्रा आयन होते हैं उसको फिर ये रिमूव करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसमें सेकंड वन, और सेकंड वन इन्वायरमेंट हमारे पास फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ऑस्मो रेगुलेटर जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के होते हैं, इसमें जो कंडीशन है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जो होता है उसका इनको सामना करना पड़ता है। और इनमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो फ्लडिंग ऑफ वाटर है कि एक्स्ट्रा वाटर इनकी बॉडी के अंदर होता है, जैसे मरीन इन्वायरमेंट्स में एक्स्ट्रा सॉल्ट जो हैं वो इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसमें हम जो है वो पढ़ेंगे फ्रेश वाटर एनिमल में फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स के बारे में। अब फ्रेश वाटर प्रोटोजोन में जो नाम आते हैं लाइक अमीबा है या फिर पैरामीशियम है एट्सेट्रा, तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी के अंदर एक स्पेशल वैक्यूल को यूज़ करते हैं, दैट इज नेम्ड एज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो उसको यूज़ करके ये अपनी बॉडी के अंदर जो वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर जो है उसकी जो फ्लडिंग है उसको ये बैलेंस करते हैं। अब इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास है जिसको हमने पढ़ना वो है ट्रस्टियल इन्वायरमेंट। अब जो ट्रस्टियल इन्वायरमेंट है इसमें आपने याद रखना है कि ये ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें एनिमल जो होते हैं ना उनको रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर मिल रही होती है, और फिर ये इन अपनी बॉडी के अंदर जो ना वो मेटाबॉलिकली और या बिवोरियल या मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस लाते हैं
जिस तरह हम यहाँ पढ़ेंगे कैंगरू रैट के बारे में, और इसके अलावा यहाँ हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन है, या हम ह्यूमन की बात करेंगे कि इनमें मल्टी लेयर्ड स्किन है। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें होता है जस्ट लाइक अ टॉर्डिग्रेड, जो कि एक ऐसा एनिमल है जो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ वाटर में सरवाइव कर सकता है। तो ये जो सेकंड कैटेगरी है जिसको हम ऑस्मो रेगुलेटर्स का नाम दे रहे हैं, जिसमें एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, मतलब मरीन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स के जो एनिमल्स हैं वो इसमें आते हैं। तो ये अपनी बॉडी के अंदर फिर एक्स्ट्रा साल्ट्स को, एक्स्ट्रा वाटर को, मीन हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट जो होता है उसको बैलेंस करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो कैटेगरीज हैं वो कंप्लीट होती है। अब आस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में आस्मो कन्फॉर्मर जो होते हैं इनको हम देख लेते हैं कि ये इनके बॉडी फेलूड आइसोटोनिक बॉडी फेलूड होते हैं टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। अब इनको ऑस्मोटिक स्टेट इनकी जो है वो ऑलरेडी चूंकि आइसोटोनिक होती है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मरीन इन्वर्टिब्रेट और हैगफिशेस एग्जांपल होगी। और सेकंड है आस्मो रेगुलेटर्स। तो आस्मो रेगुलेटर्स के जो बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन होती हैं डिफर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और ये मैंने पहले बोला कि बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफर से मुराद या तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हाइपोटोनिक होंगी या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हाइपरटोनिक होंगी। मसलन अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है इंटरनल बॉडी फ्लूइड का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुकाबले में, तो फिर हाइपोटोनिक जिसको हम क्या कहते हैं, इसमें वाटर जो है वो ज़्यादा होगा, सैल्यूट्स कम होंगे। तो फिर एक्सेस वाटर को डिस्चार्ज करके बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करना पड़ेगा। और अगर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है तो जो एक्स्ट्रा साल्ट्स या आयंस वगैरह होते हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट करके फिर बॉडी को रेगुलेट, मतलब आइसोटोनिक कंडीशन इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर और आयंस को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये इनकी एग्जांपल जो होती हैं उनमें मरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स के जो एनिमल्स हैं वो इसके अंदर जो हैं वो शामिल होते हैं। अब लास्ट आपने याद रखना है कि अगर हम इसका कंपैरिजन करें आस्मो रेगुलेटर वर्सेस आस्मो कन्फॉर्मर्स, तो आस्मो रेगुलेटर्स आप नोट करें कि इंटरनल सैल्यूट कंसंट्रेशन इज डिफरेंट दैन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो हाइपो और हाइपर हो सकता है। मैकेनिज्म्स आर इन प्लेस टू रेगुलेट वाटर बैलेंस। तो फिर इसको अपनी बॉडी के अंदर रेगुलेशन करवाना पड़ती है, और उस रेगुलेशन को करवाने के लिए इनमें काफ़ी एनर्जी का यूज़ होता है, इसलिए हाई एनर्जी कॉस्ट इनमें आ सकती है। और अगर हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की बात करें तो इनमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल सैल्यूट कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल का यहाँ मतलब क्या है, इनके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो फिर इंटरनल और एक्सटर्नल जो हैं वो आइसोटोनिक होते हैं। और जब आइसोटोनिक होंगे तो देयर इज नो नीड टू रेगुलेट वाटर, तो इनको फिर अपनी बॉडी के अंदर रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए ये जो एनिमल होते हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट इस टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वो ये कि आस्मो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एनिमल्स की दो कैटेगरी होती हैं, आस्मो कन्फॉर्मर्स, आस्मो रेगुलेटर्स। आस्मो कन्फॉर्मर्स वो होते हैं जिनके बॉडी फ्लूइड्स आइसोटोनिक होते हैं एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उनको रेगुलेशन नहीं करना पड़ती। और आस्मो रेगुलेटर वो होते हैं जिनके बॉडी फ्लूइड डिफर करते हैं, उनको रेगुलेशन करवाना पड़ती है। अल्लाह हाफिज़।